बेटे ने तुलना कर दी और एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो मेरे भाई बंधु हैं और एक तरफ तुम कहते हो घुसपैठी हैं, एक तरफ तुम भाई बंधु कहते हो, इसका मतलब तुम भी घुसपैठी हो गए, फिर तुम्हारे अंधभक्त भी घुसपैठी हो गए, फिर तुम सब घुसपैठी भारत से बाहर निकलो ना, फिर जनानी का मंगलसूत्र बेच के खा गए, आप तो माँ के गहने बेच के खा गए। आप जब निजी हमला करोगे दूसरों को मजबूर करोगे। आज चुनावों के अंदर कहां से आ गई कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे, मंगलसूत्र ये कर देंगे। तो ये सोचने की बात है कि लोगों के घरों के अंदर घुसना, ये नरेंद्र मोदी साहब की पुरानी आदत है, जो घरों में ताक झाक करना, तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, नहीं राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं ईवीएम धारी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद लगातार पूरे सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है। एक ऐसा उछाल आ गया, हर किसी की नजर उस बयान पर टिकी है और कुछ लोग तो माफी तक की उम्मीद कर रहे हैं कि भैया माफी मांगी जाए। अब ज्यादा उस पर जो है बातचीत ना करते हुए हम सीधा आज गिन्नी सानी से बातचीत करेंगे कि आपने पीएम मोदी का बयान सुना, एक तरफ कांग्रेस भी जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, विपक्ष पूरा का पूरा हल्ला बोल कर चुका है। पीएम मोदी का इस तरीके का बयान आना, एक बयान 400 पार को लेकर आना और एक बयान ये आना, क्या फर्क देगा, क्या असर देने वाला है आने वाले चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों को बीच में ना घसीटे। आज इन्होंने ये चीज़ साबित कर दी दोबारा से। पहले पक्ष के जब राउंड के बाद चुनावों का जो अंजाम देखने को मिला, इनको लगा भाई हमारी तो करारी हार होने को दिख रही है, तो कोई पासा फेंका जाए। शकड़ी मामा की तरह इन्होंने चाल चली कि हिंदू मुसलमान भाषण दे दिया, नफरती भाषण दे दिया हिंदू मुसलमान को लेकर। जबकि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश में जो हमारे संसाधन है उसमें पहला हक जो है वो आदिवासियों का है, पहला हक जो है दलितों का है, पहला हक मजदूरों का है, पहला हक गरीबों का है, पहला हक माइनॉरिटीज का है। अब एक बात बताओ कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या हमारे देश का मजदूर हिंदू नहीं है? तो इसका मतलब क्या? उन्होंने संपूर्ण भारत की बात की थी कि भारत के ऊपर संसाधनों पे सभी 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 पक्षों का हक है। पर हाँ, तोड़ मोड़ के माइनॉरिटी के अंदर सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, कितने सारे लोग और भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं माइनॉरिटी के अंदर। तो पर इन्होंने माइनॉरिटी में से किसको अलग किया? मुसलमानों को, और उसको लेकर के पूरा बयान बना दिया। तो तुलना कर दी और घुसपैठियों ने तुलना कर दी और एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो मेरे भाई बंधु हैं और एक तरफ तुम कहते हो घुसपैठी हैं, एक तरफ तुम भाई बंधु कहते हो, तो इसका मतलब तुम भी घुसपैठी हो गए, फिर तुम्हारे अंधभक्त भी घुसपैठी हो गए, फिर तुम सब घुसपैठी भारत से बाहर निकलो ना, फिर काहे को हमारे देश में अल्लाह मचा रखा है। तो ये डर सता रहा है या किस चीज की, किस चीज से बौखलाए हुए हैं कि ऐसी चीजें निकल रही हैं? ये ब्रह्मास्त्र है जी, आखिरी बाण है इनका। एक राम बाण होता है ना संभाल के रखने वाला, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। और आज की डेट में इनके हर इलेक्शन हिंदू मुसलमान से शुरू होते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। आज अंधभक्त सोच रहे थे कि भैया हमारे अब्बा जी ने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं जिससे हमारे मन में कुछ हो, और अचानक से एक पासा देखने को मिलता है। मुद्दों के मामले में सरकार फेल है, आप समझ रहे हो। 370 की बात करते थे, कश्मीर में इन्हें चेहरा नहीं मिला खड़ा करने के लिए, क्योंकि इनको छिल देते। घाटी के अंदर 3 सीटें हैं, तीनों सीटें जो हैं इन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती की झोली में डाल दी। इनके पास अगर तुम 370 का राग अलापते थे तो तुम जाते ना वहां पर पे अपने बंदे खड़े करते, तुम्हारे बंदों को छितर खाने को मिलते। इसलिए उसमें किसी ने हामी नहीं भरी कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो महिलाओं पर भी एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस आती है तो देखिए महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन जाएंगे। देखिए, आज की डेट में मंगलसूत्र की बात करने वाले ये वो लोग बात कर रहे हैं छीनने वाले जो अपने घर की औरत के मंगलसूत्र की सुरक्षा नहीं कर सके। आप समझो इस बात को। हमें किसी की निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर जब ये निजी टिप्पणी करते हैं, हमला करते हैं, तो हमारा भी सवाल है कि आप तो अपनी जनानी का मंगलसूत्र बेच के खा गए, आप तो माँ के गहने बेच के खा गए। आप जब निजी हमला करोगे दूसरों को मजबूर करोगे। आज चुनावों के अंदर कहां से आ गई कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे, मंगलसूत्र ये कर देंगे। तो ये सोचने की बात यह है कि लोगों के घरों के अंदर घुसना, ये नरेंद्र मोदी साहब की पुरानी आदत है। लोगों के घरों में ताक झाक करना, ये इनकी पुरानी आदत है। आज हमारे देश का एक चुनाव ऐसा नहीं है जो हिंदू मुसलमान के बिना ये करके दिखा दे। आज ये कहते थे कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, महंगाई की मार। उस समय इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो मुद्दे शामिल किए थे उसमें से किसी एक मुद्दे को भी इन्होंने हल किया। ये उस मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं, महंगाई पे बात कर सकते हैं। इन्होंने 400 पार कर दिया था। 400 पार तो ईवीएम का खेल है जी। आप देख रहे हो कितना तगड़ा प्रोपेगेंडा है। आज कितनी खबरें ऐसी चल रही हैं कि जिनको ये नहीं पता लगा कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, उनको ये पता लग गया। ये हमारी पोस्ट नहीं, ये वायरल पोस्ट है कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो इनको पता नहीं लगा, पर हमारी 400 आएंगी ये इनको पता लग गया। तो इससे क्या पता लगता है? साठ घाट है। आपने कल देखा चुनावों की पर्चियां बदलती, मेरे पास एक वीडियो आप देखना, उसमें जो पहले चरण के बाद चुनाव हुए हैं
ईवीएम में से अंदर से जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं वो निकाली जा रही हैं और दूसरी डाली जा रही हैं। ये क्या खेल हो रहा है? ये क्या खेल हो रहा है? मतलब आज जिस बंदे ने जीत भी मान ली जाए ना एक तरीके से। जीत तो आपको गुजरात के सूरत में देखने को मिल गया कांड। गुजरात के सूरत में क्या खेल हुए लोगों को समझ में आया? कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया, ये कहते हो इसमें त्रुटि है, इसमें कमी है। दूसरे बंदे ने फॉर्म भरा, उसको भी कह दिया इसमें कमी है, इसको बाहर करो। उसके बाद 8 बंदे जो दूसरी पार्टियों के निर्दलीय थे वो अचानक से बैठ जाते हैं। आप सोचो कितना बड़ा खेला हो रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात? बिना किसी कारण के कमी कोई भी निकाल सकते तुम। तो वही वाली बात है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने दिल्ली में अगर आपको हाथ दे दिया तो वो आपको बिना चालान काटे छोड़ेगा नहीं, चाहे आपके पास सब कुछ हो, वो कोई भी वजह दे देगा। तू रेड लाइट से हल्का सा पार था, तेरा पहिया यहाँ था, तेरा पहिया वहां था, वही इनका काम है। आज की डेट में उन 8 उम्मीदवारों का जो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट के विपक्ष में खड़े थे अचानक से घर बैठ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? उनको डर दिखाया गया या उनको रोकड़ा दिया गया? तो चलो हम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन क्या उसको विजयी कर दिया? अरे बिना रणभूमि में, मतलब वही वाली बात है, वो अकेला तलवार लेके खड़ा रह गया, बाकी सबने हथियार डाल दिए। ये क्या मतलब है? ये सब कुछ क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो आज तक हम बोल रहे हैं कि 400 पार के बाद लोकतंत्र खत्म होगा, ये हिंदुस्तान का सबसे घटिया दौर देखने को मिला है कि सामने कोई है ही नहीं और उसको विजय घोषित कर पूरी दिया। ताकत झोंके ही ना अपनी जीतने में और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए ना, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जीतेंगे तो मोदी। इसमें आज कोई दो राय नहीं। हम खुद कह रहे हैं विपक्ष होकर के कि नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे, पर वो ईवीएम से जीतेंगे। ये कहते हैं ना कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। नहीं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं ईवीएम धारी। ये ईवीएम धारी हैं। जब ईवीएम पे ही इलेक्शन होने हैं तो बाकी सब लोगों को, मैं तो एक बात कहता हूं, कितने सारे ऐसे बंदे हैं जो बेकार में कूद रहे हैं। अरे आप इन्हीं को कह दो, लो जी आप ही सरताज हो, आप ही मालिक हो, हम तो गुलाम आदमी हैं। नरेंद्र मोदी साहब आपने जो कर दिया वही होगा। जब तक नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ते रहेंगे, कोई दूसरी पार्टी चुनावों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर ही नहीं सकती। 2029 में इनकी विदाई होगी और उसके बाद 29 में होगी विदाई, 24 में नहीं होगी। उसके बाद नहीं, ये वाला चुनाव तो जीतेंगे कैसे भी जीते। उसके बाद आप कह रहे हैं लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। उसके बाद 100 साल बाद तक भी ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र तो आपको भी खतरे में देखने को मिल रहा है ना। लोकतंत्र की धाराएं बदली जाएंगी। संविधान के अंदर जो पॉलिसीज हैं, संविधान के अंदर जो ऐसी धाराएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, उनको काटा जाएगा, उनके पत्ते काटे जाएंगे। जैसे अभी आपको देखने को मिला गुजरात का सूरत का मामला। तो ये सब कुछ क्या है? ये मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में पूरे लोगों को पुतले फूंक देने चाहिए। मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, मोदी जी मुसलमानों को भाई कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। मोदी जी कहते हैं इस्लाम को गलत नहीं बोलना चाहिए। सब कुछ तो कर देते हैं ये। आज फिर कहते हैं मुसलमान अच्छे हैं। अरे तुम्हारे मन में जो जहर है उसको एक ही बारी में सामने रख दो ना, कि तुम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने नहीं देना चाहते। तुम अपनी बात करो सीधी सीधी, तो हमें भी समझ में आए। पर आज तुम अपना योगदान बताओ, संघ का योगदान बताओ। आजादी की लड़ाई में तुम्हारे सावरकर साहब की फिल्म बनी और वो इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि पैसे पूरे नहीं हुए। रणदीप हुड्डा के मकान तक बिकने को आगे मुंबई के अंदर, और ये हाल हो गया। नरेंद्र मोदी साहब की फिल्म 2 बार लगी और दोनों बार फेल हो गई। तो आप यहां से लगा लो कि प्रोपेगेंडा किस तरह का है। इनके अंधभक्त कुछ मुट्ठी भर हैं, समझ रहे हो? उस मुट्ठी भर अंधभक्तों के सहारे आईटी सेल पे ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू इनकी तरफ है। तो ये बयान का कुछ असर पड़ेगा? जो अभी 7 में से 6 चरण रह चुके हैं, जनता समझेगी इस चीज को या क्या होगा? नहीं, जनता तो अभी जो समझ रही है, अब ये रोएंगे, इसके बाद ये रोते हुए आंसू दिखाएंगे। अच्छा। उसके बाद ये अपनी चरण सीमा तक जाएंगे। अब ये नेहरू तक भी चले गए हैं, आपको पता होगा। अब ये जिन्ना की कब्र भी खोदेंगे। अच्छा। इनको नेहरू, जिन्ना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनको सारे मामले 84 क्या, ये क्या, वो क्या, ये पिछला इतिहास जो है अब तक का 1990 तक का, ये सारा कश्मीरी पंडितों का। इनके बाद हर चुनाव के बाद ये फॉर्मूले होते हैं कि लोग मैनिफेस्टो गिनवाते ही ये काम करते हैं। अभी हिंदू मुसलमान को हम डालेंगे, इसके बाद दूसरे राउंड में हम इंदिरा को लेकर के आएंगे, फिर तीसरे राउंड में हम 84 को लेके आएंगे, फिर राजीव गांधी के बोफर फोर्स को लेकर के आएंगे, फिर हम फलाने को लाएंगे, फिर हम ढिमकाने को लाएंगे, हम आम चुनाव जीत जाएंगे। पर यही इनका फॉर्मूला है जी। देखिए, गिन्नी सारी हमारे साथ मौजूद थे और एक छोटी सी चर्चा में तमाम मुद्दे जो है वो कवर कर लिए हैं। एक छोटी सी 8 से 9 मिनट में इन्होंने पूरा बता दिया कि आखिरकार अगर 400 पार होता है तो वो किस एजेंडा पर होगा, किस मुद्दे पर 400 पार होगा, और अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है उसके बाद क्या कोई एक्शन होगा उन पर या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका सीधा सीधा असर बाकी के चरणों में क्या देखने को मिलेगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।